नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरिराज सिंह, गोदी मीडिया की अदालत में पहुंचने वाले गिरिराज सिंह, वो गिरिराज सिंह जो सांसद बनकर दिल्ली आते हैं तो सीधे लुटियंस जोन के सबसे 5 स्टार माने जाने वाले बंगले पर नजर गड़ाते हैं। जानते हो किसका बंगला था? जब वो सांसद बनकर दिल्ली आए थे तो गिरिराज सिंह ने नजर गड़ाई और घुस भी गए। बहुत सांसदों के अरमानों पर पानी फिर गया था। वो बंगला था अमर सिंह का बंगला, जिस बंगले में अमर सिंह 20 साल से रह रहे थे। तो अमर सिंह के बंगले पर गिरिराज सिंह हावी हो गए थे। अमर सिंह के बंगले पर गिरिराज सिंह जब हावी हो गए तो क्या वो पटना के एक अणे मार्ग के बंगले पर भी हावी होना चाहते हैं? और एक अणे मार्ग के बंगले पर हावी होने के लिए क्या उन्हें बिहार का नरेंद्र मोदी बनने की भूत सवार हो गया? आखिर क्या कारण है कि बिहार के सीमांचल इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं गिरिराज सिंह? और क्या गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से नवादा भेजा जाता है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं, और नवादा से बेगूसराय भेजने पर जिनके हाथ पांव फूलने लगते हैं, वो किशनगंज जाकर जमानत जब्त करवाने की भी बात कर रहे हैं? और इन सब के बीच क्या नीतीश कुमार की भ्रिकुटी इस पूरे मामले पर तन गई है? तो कि अचानक से बिहार भाजपा ने गिरिराज सिंह के कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया है। भाजपा ने गिरिराज सिंह के कार्यक्रम से खुद को क्यों अलग किया, और गिरिराज सिंह क्यों अचानक बिहार में इस तरह से बयान बहादुर से आगे निकलकर सीधे सीधे जमीन पर यात्रा लेकर उतरने की सोचने लगे? इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही के गृह शहर में, जहां के आप रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में, वहीं जाकर गिरिराज सिंह ने अपने एजेंडे सार्वजनिक किए थे। या तो वो रजत शर्मा की अदालत में अपने एजेंडे सार्वजनिक करते हैं, नहीं तो ऋषि मिश्रा जी की अदालत में, यानी इनके गृह शहर में जाकर के अपने एजेंडे सार्वजनिक करते हैं। क्या कारण है कि बिहार भाजपा ने गिरिराज सिंह की इस यात्रा से खुद को अलग करने का फैसला किया है? दिलीप जायसवाल भी उसी इलाके से आते हैं जिस इलाके में वो यात्रा निकालने वाले हैं। उनका मेडिकल कॉलेज भी है, जहां लोग इस तरह की यात्रा में क्या होता है, कपार फोड़ा फोड़ोल होता है, जानते हैं ना? कपार फोड़ा फोड़ोल होता है तो मेडिकल कॉलेज में लोग जाते हैं। कुछ मरीज भी मिल जाते हैं गिरिराज सिंह की यात्रा की वजह से उनको, मतलब ईश्वर न करे कि ऐसे मरीज मिले कहीं। लेकिन गिरिराज सिंह का जो जिस तरह की यात्रा निकाल रहे थे, ये एक स्वाभाविक परिणति की आशंका लोग जता भी रहे थे। जी देखिए, अभिषेक जी, गिरिराज सिंह हालांकि भाजपा के एजेंडा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को इस प्रकार का जो फार्मूला है बहुत ही फिट बैठता है, और ऐसे ही फार्मूला से वो आज तक बिहार में और केंद्र के राजनीति में प्रासंगिक रहे हैं। एक से एक दिग्गजों का टिकट कटा इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन गिरिराज सिंह का टिकट नहीं कटा, क्योंकि बीजेपी का जो सबसे टेस्टेड फार्मूला है उसको ही वो फॉलो करते हैं। लेकिन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जो भूत गिरिराज सिंह पे सवार था उसको कम से कम आज सुबह अपने उस बयान से उतार दिया है। उन्होंने स्पष्ट क्या कहा है कि बिहार भाजपा को ऐसे किसी भी यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। आज खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जसपाल साहब मोहब्बतें की बात कर रहे थे, प्यार की बात कर रहे थे कि सबको लेके चलना है। तो कम से कम बिहार झारखंड में तो ये दिख रहा है कि एक तरफ बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप राष्ट्रीय फलक पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन बिहार और बिहार की पाटलिपुत्रा की वो भूमि है जहां नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार का डर कहिए या नीतीश कुमार की गठबंधन मजबूरी कहिए, केंद्र की वर्तमान सरकार जो है नीतीश कुमार के सहारे है, इसलिए कहिए ये मजबूरी है कि बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा, खासकर जो सीमांचल से गुजरने वाला था, अब सीमांचल से ही क्यों, क्या हिंदू क्या, मेरा सवाल है, हिंदुओं का स्वाभिमान क्या घट गया है क्या?
जिस देश में 80 से 85% हिंदू रहते हो, कहा वहां हिंदुओं की जो हिंदुओं को किसी समाज या वर्ग से खतरा हो सकता है क्या? और हिंदुस्तान का जो मतलब एक मिजाज रहा है, गंगा जमुना तहजीब का मिजाज रहा है, सामाजिक समरसता का रहा है, अपने दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार का यात्रा का नाम देना, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये कम से कम नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह को कम से कम बिहार झारखंड में तो भूत उतार दिया। आप देखिए, जिस लोजपा को एक तरह से हम लोग दरकिनार कर रहे थे, बीजेपी दरकिनार कर रही थी झारखंड में, आज चर्चा ये है कि एक सीट उनको भी दिया जा रहा है झारखंड में। तो कम से कम बिहार भाजपा और भाजपा के जो सेंट्रल लीडरशिप है बिहार और झारखंड को लेकर एक अलग रणनीति के साथ चल रही है। और इसी का नतीजा है कि संजय क्या कहते हैं, दिलीप जायसवाल ने आज बयान दिया है कि गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से बिहार प्रदेश भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा का ये ध्येय है कि हम सबको लेकर चले, मोहब्बत से सबका दिल जीते और हमारे लिए सभी बराबर हैं। और कल आपने जेडीयू का भी रिएक्शन देखा, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे यात्रा से किसी का गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है और ऐसे यात्राओं को हम इंडोर्स नहीं करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल ये है, एक पत्रकार होने के नाते, गिरिराज सिंह कई वर्षों से केंद्रीय मंत्री हैं, कई वर्षों से वो केंद्र में सुशोभित हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में सुशोभित हैं, इतने बड़े ओहदे पे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा फायर ब्रांड नेता मानते हैं। मैं उनसे पूरे बिहार के संदर्भ में नहीं पूछ रहा हूं, बेगूसराय को वो एज ए केंद्रीय मंत्री और सांसद रहते हुए बेगूसराय की जनता को कौन सी बड़ी सौगात इन अपने कार्यकालों में दिया है? जी, इस सवाल में अपना सवाल भी नथी कर लेते हैं। आपसे जी आपके नॉलेज में हो तो हमें प्लीज बताएं। ऋषि जी, इसी सवाल में हम अपना सवाल भी नथी कर लेते हैं। गिरिराज सिंह, मैंने आपको बताया कि आते आते अमर सिंह के बंगले पर नजर लगा दिए थे और उसी में घुसे लोधी स्टेट में। सवाल ये है कि जिन गिरिराज सिंह की आप बात कर रहे हैं, 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से ही वो मंत्री है। और किस विभाग में मंत्री रहे वो बता देते हैं गिनती करके। गाय भैंस चराने वाला, बकरी चराने वाला जो विभाग ललन सिंह के पास है, ललन सिंह के कद के अनुरूप वो विभाग नहीं है। ललन सिंह ज्यादा बड़ा मंत्रालय डिजर्व करते थे, बिहार में भी अच्छे मंत्रालय चला चुके हैं, लेकिन गिरिराज सिंह को कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते थे। गाय चराना, भैंस चराना, बकरी चराना, ये सब मंत्रालय जो उनके पास था, पशुपालन विभाग, वो फिट थे उस मंत्रालय के लिए। लेकिन उस मंत्रालय में उन्होंने बेगूसराय में या नवादा में जब सांसद थे, वहां के गाय भैंस बकरी चराने वाले लोगों के लिए क्या किया? दूसरी बात, ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे गिरिराज सिंह। वो ग्रामीण विकास मंत्री जहां रघुवंश प्रसाद सिंह जब मंत्री थे नीतीश कुमार के पहले 5 साल के कार्यकाल में, जब बिहार में नीतीश कुमार का पहला 5 साल था, संयोगवश उसी दरमियान रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए 1 में मंत्री थे। और बिहार का बच्चा जानता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या दूसरी योजनाओं में, मनरेगा में बिहार को कितना पैसा दिया। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में जो विकास कार्य दिखाई दिए, उसमें आप बिहार के अफसरों से बात कीजिए, पता चल जाएगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह का योगदान कितना बड़ा था, जबकि वो राजद कोटे से मंत्री थे। अब उस विभाग में भी गिरिराज सिंह रहे और उसके बाद दूसरे विभागों में भी गिरिराज सिंह है। क्या लगता है कि गिरिराज सिंह ने एक मंत्री के तौर पर बिहार के हिंदुओं के लिए क्या किया है, ये बताएं पहले। देखिए, मैं यही यात्रा निकाल रहे हैं। मैं यही सवाल आपके माध्यम से माननीय गिरिराज सिंह से पूछना चाहता हूं कि आप नवादा सांसद रहते हुए, बेगूसराय सांसद रहते हुए, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में 2 बार मंत्री रहते हुए, आपने अपने संसदीय क्षेत्रों के लिए क्या किया? नवादा बेगूसराय के लिए क्या किया? कितने नवादा बेगूसराय के लोगों को नौकरी दिया? नौकरी मान, ठीक है, आप सरकारी नौकरी का एक प्रक्रिया होता है, उसको भी छोड़ दीजिए। दिल्ली में नवादा और बेगूसराय के मुझे लगता है हजारों युवा रहते होंगे। कितने युवा को अपने रेफरेंस के माध्यम से, अपने फोन के माध्यम से, अपने संपर्क के माध्यम से रोजगार दिलाने का काम किया? बेगूसराय को कौन से बड़ा सौगात दिया एज ए केंद्रीय मंत्री रहते हुए जिससे वहां के लोगों को फायदा मिल सके?
जैसे यदि आप देखें संजय झा, मैं संजय झा और राधा मोहन सिंह का दो व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा। संजय झा का आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन संजय झा एज मंत्री, एज नेता मिथिलांचल के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए उनका बड़ा जोर रहा है। एयरपोर्ट से लेकर तमाम चीजों को लेकर देखिए, यदि एम्स के लिए भी वो दिन रात लगे रहे। मिथिलांचल के किसी विषय को लेकर यदि उनके संज्ञान में कोई मामला आता है तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं। यही मैं राधा मोहन सिंह को देखा कि मुजफ्फरपुर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो राधा मोहन सिंह मोतिहारी लेके चले गए। और हमारे सांसद देखिए उस बारे में आपके पास जानकारी, उसकी उस जानकारी को आप दुरुस्त कीजिए। वो मुजफ्फरपुर को नहीं मिला था। बिहार भाजपा के कुछ नेता चाहते थे कि या तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा ही दे दिया जाए या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना में खुले। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता था कि चंपारण से सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में खुले। अब कुछ लोग थे पश्चिमी चंपारण को चाहते थे बेतिया में खुले, कुछ लोग चाहते थे गया में खुले। अब वहां जो झींगा मुश्ती हुई, वहां राधा मोहन सिंह ने असल खेल नहीं किया। राधा मोहन सिंह की इच्छा थी, क्योंकि वो सांसद थे, कि उन्हीं के क्षेत्र में खुले। असल खेल वहां नीतीश कुमार ने किया था। मैं आपको बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था। प्रणब मुखर्जी यूपीए के कैंडिडेट थे, यूपीए अलायंस से, और पीए संगमा नीतीश कुमार के गठबंधन के यानी एनडीए के कैंडिडेट थे। और मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चूंकि चंपारण का मामला था, वहां नीतीश कुमार ने मोतिहारी के लिए पिच किया। राधा मोहन सिंह सांसद थे तो स्वाभाविक थे कि उनकी इच्छा थी, लेकिन पिच किया नीतीश कुमार ने, और वहां पर बार्गेनिंग के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव बीच में आ गया, जिसमें नीतीश को एनडीए के दो कंस्टिट्यूएंट, जेडीयू और बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना, इन दोनों ने संगमा की जगह प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया। और उस एवज में मोतिहारी के लिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार ने ले ली, और गया के लिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सब स्टेट को एक मिल रहा था, जिस स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। बिहार के लिए 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार से वसूल ली गई। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ ऐसे नेता हैं बिहार में जो अपने क्षेत्र के लिए एक्टिव सक्रिय रहते हैं। अब जैसे मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट का हाल देखिए। दरभंगा में जब एयरपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं था, मुजफ्फरपुर में पता ही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में है। और हमारे जनप्रतिनिधि इतने एक्टिव हैं कि जहां पहले से एयरपोर्ट है उसको चालू नहीं करा पाए। संजय झा कम से कम दरभंगा में चालू तो करवा लिए। तो मेरा चालू हो जाएगा तो दरभंगा बंद करने की नौबत आ जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ नेताओं के प्रयास से उनके क्षेत्र में विकास के आयाम लिखे गए हैं। लेकिन ये गिरिराज सिंह केंद्र में मिनिस्टर हैं, इतने बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी के इतने करीब हैं, अमित शाह के इतने करीब है, फिर भी बेगूसराय और नवादा के उन्होंने क्या किया? बिहार का तो दूर की बात है। तो ये सवाल है। और जिस देश में 80% हिंदू समाज की आबादी हो, वहां किसी अल्पसंख्यक समाज से क्या इस समाज को खतरा हो सकता है? और हिंदुस्तान का जो कैरेक्टर रहा है ऐसा नहीं रहा है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हिंदुस्तान वो गुलिस्ता है जहां सभी फूलों का उतना ही सम्मान है। अब गुलिस्ता जो है कई फूलों के मिलने के बाद बनता है। तो ये गुलिस्ता को गिरिराज सिंह मत उजारिए अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। और मैं एक बात कहके खत्म करूंगा कि न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में है। खतरे में है तो इन समाज के जो तथाकथित रहनुमा बनते हैं उनकी दुकानदारी खतरे में, उनकी राजनीतिक दुकानदारी खतरे में है। तो हम लोगों को ऐसे लोगों से चाहे वह रहनुमा मुस्लिम कौम से हो या ऐसे रहनुमा हिंदू कौम से हो, ऐसे रहनुमा से हम लोगों को बच के रहना होगा। और हिंदुस्तान की जो ताकत है वो सामाजिक समरसता है, गंगा जमुना तहजीब है। जी अच्छा, आप इतने शेर बनते हैं गिरिराज सिंह, ये कर लेंगे, जमानत जब्त हो जाए तब भी किशनगंज जाके लड़ेंगे। उनसे ज्यादा बहादुर और कई गुना बहादुर तो आज जो फुटेज वायरल हो रही है कि एक व्यक्ति जो सांप काट लिया, उस सांप को पकड़ के लेके अस्पताल में पहुंच गया है। रसेल वाइपर ने काटा है, आपने देखा होगा भागलपुर की वो वीडियो। देखा, वो हॉस्पिटल तो इस तरह के बहादुर लोग बिहार में है। और जब इतने बहादुर और निर्भीक लोग बिहार में है, तो फिर गिरिराज सिंह जैसे लोगों को बिहार की जनता, क्या आपको लगता है
कि जिसको नेशनल हीरो होना चाहिए, कि जिसको सांप काटा, हाथ बांधा कि विष फैल ना पाए, अस्पताल में सांप का जो है नरेटिव पकड़ के लेके पहुंच गया है। गिरिराज सिंह को तो बिच्छू नहीं पकड़ा जाएगा। क्या लगता है आपको, बिहार की जनता गिरिराज सिंह की यात्रा को पर्याप्त समर्थन नहीं देगी, या देखिए नीतीश कुमार ने एक दबाव बनाया है जिसमें बीजेपी झुकी है? बिल्कुल मुझे लगता है ये ड्यू टू नीतीश कुमार का प्रेशर है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया होगा कि इस प्रकार की यदि राजनीति होगी तो मेरा रहना इस गठबंधन में मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का यूएसपी आप जानते हैं। नीतीश कुमार इस प्रकार के पॉलिटिक्स से हमेशा दूरी बनाकर रखा है, और बिहार का जो डेमोग्राफी है उसमें इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं चल सकता है तब जब आप गठबंधन के सरकार में हो। हाँ, बीजेपी अकेले, क्योंकि बीजेपी को इस प्रकार की राजनीति सूट करती है। मैंने पहले ही कहा, गिरिराज सिंह को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के जो टॉप लीडर है वो इस प्रकार की बात करते हैं, भैंस चुरा लेगा, गाना चैन चुरा लेगा, ये चुरा लेगा, वो चुरा लेगा, बटोगे तो कटोगे। अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे? आप प्रधानमंत्री हैं देश के भैया, आप गांव के मुखिया नहीं है, विधायक नहीं है, आप गिरिराज सिंह नहीं है। ऐसे ऐसे बयान मैं तो बहुत दुख के साथ कहता हूँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग तो गांव भर के जो नेता होते हैं, लंपट लोग होते हैं, वो लोग ऐसे बयान देते हैं। नहीं, यही आपको रोकना चाहेंगे ऋषि जी। आप तो देश के यही रोकना चाहेंगे, आप लोग यही रोकना चाहेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी बिहार आए थे जब पीएम कैंडिडेट थे। उन्होंने एक बात कही थी कि गुजरात में लक्ष्मी की प्रधानता है जहां से मोदी जी खुद आते हैं, और बिहार में सरस्वती की प्रधानता है। यहाँ के लोग एक से एक आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट, हर जगह बिहार के लोग मेधा के मामले में नाम कमाते हैं। मोदी जी के शब्द है। क्या नरेंद्र मोदी को बिहार से मेधा के रूप में गिरिराज सिंह ही मिले थे अपनी सरकार में भाजपा कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए? सरस्वती के रूप में, सरस्वती के साक्षात स्वरूप का दर्शन नरेंद्र मोदी को गिरिराज सिंह में ही हुआ था, जो उन्हीं की तरह इतिहास पढ़ा सके कि भगत सिंह अंडमान जेल गए थे। देखिए आप पुराने पत्रकार हैं, आप इस चीज को समझते हैं। मैं नया पत्रकार हूं, पुराना नहीं हूं। अब वाजपेयी और आडवाणी के युग में कहा जाता था कि वाजपेयी सॉफ्ट है, आडवाणी हार्ड है। आडवाणी लौह पुरुष है, ये सॉफ्ट है, वाजपेयी सबको लेकर चलते हैं। ये सॉफ्ट हार्ड नहीं होता राजनीति में कुछ। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये आदमी की ये जिम्मेवारी है और ये आदमी की ये जिम्मेवारी है। अब गठबंधन सरकार है तो प्रदेश अध्यक्ष से बयान दिलवा दिया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बयान ऑफिशियल बयान होगा। दूसरी तरफ यदि ऐसे बयानों से बीजेपी को परहेज है तो सबसे पहले कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी पे करना होगा, योगी आदित्यनाथ पे करना होगा। गिरिराज सिंह का तो जो क्रम संख्या है बहुत नीचे है। यदि इस प्रकार के राजनीति से बीजेपी अपने आप को डिस्टेंस करती है तो सबसे पहले कार्रवाई तो नरेंद्र मोदी पे करना होगा, आपको नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करना होगा। तो ये स्ट्रेटजी है कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष से ये ऑफिशियल ये बयान दिलवाना है क्योंकि गठबंधन है, दूसरी तरफ अनऑफिशियली बचौल, गिरिराज सिंह ऐसे नेताओं को भी रखना है जो बार बार रोटी को, तावा को गर्म करते रहे ताकि रोटी को बार बार पलटना पड़े। माहौल बना, ये जो कि गिरिराज सिंह जैसे नेता, संघीय क्या कहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता, ये लोग माहौल बनाते हैं। जब हेमंत बिश्व शर्मा तोतली भाषा में जब बोलते हैं, हमारे यहाँ हालांकि जो बच्चे जो होते हैं 4-5 साल के जब तोतली भाषा बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जब तोतली भाषा में जब अटैक करते हैं तो अटैक माहौल बनाने के लिए करते हैं जी। तो ये समझ लीजिए। और जैसे ही गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात आई है, आज नीतीश कुमार ने रिएक्शन दिया है। हालांकि रिएक्शन इनके पक्ष में ही एक तरह से कि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में बने रहेंगे। लेकिन जब जब नीतीश कुमार ये बयान देते हैं कि मैं आपके साथ ही हूं, मैं 2 बार राजद के साथ गया था, ये हमारी गलती थी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, तभी फिर चर्चा का विषय ये बनता है कि नीतीश कुमार जब जब मंचासीन होते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं, इस प्रकार का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अनकंफर्ट है? वो अपने एक मैसेज से इनडायरेक्ट रूप से मैसेज दे रहे हैं बीजेपी को कि इस प्रकार का राजनीति, गिरिराज सिंह टाइप की जो राजनीति आप करना चाहते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार, आप दर्शक पूछेंगे नीतीश कुमार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे और हमने गलतियां की थी पूर्व में। ये इनडायरेक्ट रूप से मैसेज है। अभिषेक जी सही कहते हैं, नीतीश कुमार को पूरा
ढूंढना है। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि पूर्व दिशा में गए हैं, पूर्व दिशा में नहीं, पश्चिम दिशा में खोजिए। नीतीश कुमार ने कहा गठबंधन में है, रहेंगे, तो उसका रिवर्स भी देखिए, इसका रिवर्स क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है जी। तो इस बीजेपी को यदि बिहार में गठबंधन, नीतीश कुमार को गठबंधन में संभाल के रखना है, केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी को कमजोर नहीं करना है, तो ऐसे बयानों से, खासकर बिहार में ऐसे बयानों से बचना होगा। जी ऋषि जी, बिहार में एक से एक मास्टरपीस मिलते हैं, जैसे कि गिरिराज सिंह भी एक मास्टरपीस है। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में भी कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, दूसरे को पलटाते रहेंगे। उनको भी एक मास्टरपीस माना जाता है। आज आपने देखा है वो सांप पकड़ने वाला, सांप काट लिया, पकड़ के ले आया है। बताइए, इतने बहादुर व्यक्ति की जरूरत तो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में होनी चाहिए बिहार से। वो कहते हैं ना 56 इंच का सीना, 56 इंच के सीने का आज दर्शन हुआ है बिहार में। गिरिराज सिंह हुआ है जहां से गिरिराज सिंह यात्रा शुरू करने वाले हैं। देखिए आप देखिए, आप गिरिराज सिंह कितने 56 इंच के हैं तो तरारी में पता चलेगा। तरारी में आज प्रशांत किशोर साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दिया है। एसके सिन्हा, एसके सिंह जो हैं उनको टिकट दिया है। अब तरारी भूमिहार बहुल एरिया है, भूमिहारों को ठीक ठाक संख्या है वहां पे। और सबसे बड़ा सवाल भाजपा से है। आज पता नहीं बिहार के जो गोदी मीडिया हैं या नेशनल गोदी मीडिया है, इस पर डिबेट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तरफ देश के वीर जवान, दूसरी तरफ भाजपा के संभावित उम्मीदवार सुनील पांडे। बाहुबली वर्सेस देश के वीर जवान के बीच में तरारी में लड़ाई होगा। तो भाजपा जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी, तो क्या आप तरारी में पुनर्विचार करेंगे? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा या सिंह, जो भी नाम है उनका, उनको जन स्वराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज दूसरी तरफ यदि सुनील पांडे होंगे तो लड़ाई तो बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि राजू यादव भी लड़ेंगे इंडिया गठबंधन से, संभवतः उनका नाम करीब करीब तय है माले से। लेकिन दिलचस्प लड़ाई होगा बाहुबली वर्सेस राष्ट्र का वो योद्धा, राष्ट्र का वो योद्धा जो अपने पूरी जवानी देश के सुरक्षा में लगा दिया। और एक दूसरी तरफ भाजपा जो छद्म राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रवादी पार्टी होने का दम भरता है, उसके तरफ से ओहो बहुत बड़ा, समझ रहे हैं ना कौन से योद्धा उतारने जा रहे हैं। बहुत बड़ा आप बता रहे हैं। इसके बीच एक सुखद संकेत ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव बिहार में है। और कई लोगों ने आज मुझसे सुबह से सवाल पूछा कि राजद का कोई प्रतिनिधि उमर अब्दुल्ला के समारोह में नहीं दिख रहा है, शपथ ग्रहण समारोह में। पूरे इंडिया गठबंधन में हर दल से कोई ना कोई दिखा है। तेजस्वी यादव खुद नहीं गए हैं, मनोज झा भी नहीं गए हैं। देखिए उसका एक कारण है, उसका कारण है कि तेजस्वी यादव का जो यात्रा है शायद आरा से ही या ये कहीं से शुरू होने वाला था। हालांकि वो यात्रा आज रद्द हो गया है। अब क्यों रद्द हो गया है पता नहीं, आनंद फानंद में उनको पटना जाना पड़ा है। लेकिन ये बात बिल्कुल, यदि इंडिया गठबंधन की बात करें, तेजस्वी यादव यदि खुद व्यस्त थे कार्यक्रम में तो उनके प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेजा जा सकता था। अब क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण है, क्या निमंत्रण नहीं आया था? और मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव से लेके तमाम डी राजा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता थे, हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से शायद स्टालिन की तरफ से भी लोग गए हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कोई गए थे? जहां चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, वहां की पार्टियों के भी नेता गए हैं। तो तेजस्वी यादव का नहीं जाना, पता नहीं क्या संकेत है। इसको थोड़ा हमको रीड आउट करना होगा, तो समय दीजिए। और मैं मनोज झा भी चले जाते, वो भी नहीं गए। से मैं कंफर्म करता हूँ बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव का नहीं जाना एक क्या कारण है, मैं अगले कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। जी ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आते हैं। सीधे बताइए, बिहार में गिरिराज सिंह तो कंट्रोल में आ नहीं रहे, नीतीश कुमार चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, धनुष बाण भी फेंक दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में नहीं होते हैं तो सवाल उठता है। और अब तेजस्वी यादव ने ही अपनी परिस्थिति ऐसी बना ली है कि तेजस्वी यादव बिहार में है तो लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में क्यों है। उमर अब्दुल्ला के कार्यक्रम में नहीं गए, नीतीश कुमार के प्रशासन के खिलाफ यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा में भी आज रद्द हो गया। आज वो यात्रा
वो नहीं गए। और बिहार में तेजस्वी यादव पटना में जम गए हैं। नहीं, एक बात मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक जवाब जानना चाहता हूं। तरारी की लड़ाई को कैसे देखते हैं? एक तरफ सेना का जवान, दूसरी तरफ बिहार भाजपा के संभावित बाहुबली उम्मीदवार, या तो वो अपने होंगे या उनके पुत्र होंगे, तो उसको कैसे देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या है, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। तो आपने ऋषि जी अब चूंकि सवाल उल्टा मुझसे पूछ लिया तो मैं आपको दो बातें याद दिलाता हूं। आपने कहा सुनील पांडे जिनको बाहुबली कहा जाता है उनके सुपुत्र संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तब उसके दो पहलू होंगे कि क्या वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है जिनको टिकट दिया गया। अब इस पैरामीटर पर आप जाएंगे तो सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी थी अकाली दल अमृतसर, और 1989 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ था, पहली गोली चलाई थी बेअंत सिंह ने, पता होगा। बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और केहर सिंह साजिश में थे। बेअंत सिंह वही मारे गए थे, ऑन द स्पॉट मारे गए थे जिन्होंने पहली गोली चलाई, पता होगा 31 अक्टूबर 84। और सतवंत सिंह को जो बाद में जिन्होंने कार्बाइन खाली कर दी, और केहर सिंह जो साजिश में थे उनको फांसी की सजा दी गई थी दोनों को। बेअंत सिंह तो ऑन द स्पॉट मारे गए। बेअंत सिंह की पत्नी बिमल कौर और बेअंत सिंह के पिता सुच्चा सिंह, इन दोनों को लोकसभा का टिकट अकाली दल अमृतसर ने दिया। और आपको जान के हैरत होगी कि उस लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का। और नंबर 2 पर कौन थे पूरे इंडिया में? बेअंत सिंह की पत्नी बिमल कौर। और जब ये सवाल उठा उस दौर में कि आखिर इंदिरा गांधी के हत्यारों के परिवार को टिकट दिया गया, तो अक्सर यही कहा जाता था सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी की तरफ से कि उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, मच्छर मारने का भी आरोप नहीं है। तो दो तरह की नैतिकता होती है राजनीति में, ध्यान रखिएगा। दो तरह की नैतिकता होती है, जनता को तय करना होता है कि वो किस नैतिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। जनरल वीके सिंह को देखिए, भारतीय जनता पार्टी से थे, पहले अन्ना आंदोलन में भी कूदे थे, फिर बीजेपी में आ गए। अन्ना आंदोलन से बहुत लोगों का प्लेसमेंट हो गया। आजकल तो आईआईटी में पढ़ के प्लेसमेंट नहीं मिलता है, पता है ना, आईआईटी में बहुत लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अन्ना आंदोलन में देखिए कैसा कैसा, एक जो उस समय का कैग हुआ करते थे वो बीसीसीआई में जुड़ गए थे ऑडिटर बन के। एक अन्ना आंदोलन की बात करें तो एक सीएम हो गए, एक डिप्टी सीएम हो गए, एक पौंडीचेरी में उपराज्यपाल हो गई, एक गाजियाबाद से सांसद बन के मंत्री हो गए। मतलब एक कवि जी बेचारे रह गए, कवि जी झंडा घुमाते रह गए, अभी तक उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। कवि जी युगो में बहुत थे, ईगो उनको बहुत था। तो कवि जी देखने में एक लीवर के हैं, दुबर पातर दुबले पतले। अपने साइड देखिए, हर आदमी को अपने शैडो के अंदर रहना चाहिए, शैडो से बाहर अपना कद जब लोग ढूंढने लगता है ना, तो यही हाल कवि जी वाला हाल होता है। चलिए कवि जी पर नहीं, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि तेजस्वी यादव बिहार में है, यात्रा स्थगित कर दिए, कौतूहल का विषय है। उधर गिरिराज सिंह पर बयान आ गया, बीजेपी ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, क्या कारण है? अब देखिए, ना तो कश्मीर गए तेजस्वी, नहीं यात्रा में गए, पटना में जम गए हैं, और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। अब एकाएक यात्रा क्यों कैंसिल किए हैं, इसके बारे में थोड़ा पता करना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बात, इंटरेस्टिंग बात तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार तीर धनुष को फेंक दिए, यही वे या उनके पिता करते तो आज जो तथाकथित एक तबका है वो जरूर ये कहता कि देखिए हिंदुओं का अपमान है, हिंदू खतरे में है। लेकिन आज तो कोई नीतीश कुमार से सवाल नहीं करता है, और इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। यही नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में होते तो ये सवाल जरूर उठता। नीतीश जी ने धनुष फेंक दिया तो वो हिंदू विरोधी हो गए, और भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया तो क्या हिंदू समर्थक हो गए? अजीब सी बात है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, यही तेजस्वी यादव ने सवाल किया है। और देखिए, मैं हालांकि ये हाइपोथेटिकल बात है, तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना, राहुल गांधी से मुलाकात की चर्चा है, कंफर्म नहीं हुई मुलाकात हुई है नहीं हुई, लेकिन चर्चा है कि मुलाकात हुई है। उसके बाद तेजस्वी यादव का यात्रा कैंसिल होना,
फिर नीतीश कुमार का कहना कि हम यही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। कुछ न कुछ मुझे लग रहा है, कुछ न कुछ जो है अब हर सिरा को मिलाना पड़ेगा थोड़ा, और थोड़ा अपने सोर्स को एक्टिव करना पड़ेगा। हम अगले कल के वीडियो में जरूर बताएंगे कि क्या खेला है, पर्दे के पीछे कुछ क्या डेवलपमेंट हो रही है। ये नीतीश कुमार बार बार क्यों कह रहे हैं, बार बार इनको सफाई देने की क्या जरूरत है? यदि हम ईमानदार हैं, अभिषेक जी आपके साथ मेरा कोई कमिटमेंट है तो मैं बार बार कमिटमेंट को क्यों दोहराऊंगा? यानी मेरे कमिटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है, कुछ ना कुछ पक रहा है जी। तो आपको बार बार सफाई देना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार का ये परिपाटी रहा है कि जब जब वो दम भरते हैं कि मैं आपके साथ हूं, उसके बाद ही वो खेला होता है। नहीं, वो तो साथ ही रहते हैं। देखिए, वो पटना में जमे हुए हैं, जब तक दिल्ली में कुर्सी नहीं मिलेगी वो जमे रहेंगे, कुर्सी के साथ रहेंगे। ये बात सबसे पहले कहने वाला मैं ही हूं कि नीतीश कुमार के दिल के किसी कोने में प्रधानमंत्री पद की लालसा अभी भी बनी हुई है। वो 5 दिन के लिए ही, 24 घंटे के लिए ही सही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस प्रकार का कोई ऑफर लेके आता है तो नीतीश कुमार आज एक सेकंड में सीएम की कुर्सी को लात मार के चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार, उसके बाद भी दूसरा ऑप्शन आपको बताया, नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं या बदलवाते हैं वो भी विधानसभा चुनाव के बाद, जब इनकी संख्या 70 के आसपास हो जाएगी, उसके बाद नीतीश कुमार कुछ निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कप्तानी की इच्छा है, लेकिन कप्तानी 2 तरीके से मिलती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये राजनीतिक कुर्सी है, मोह छूटता नहीं है, उम्र के किसी पड़ाव में हो। ऋषि जी, हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। कप्तानी की इच्छा है नीतीश कुमार की, रणजी टीम की कप्तानी से ऊपर अब राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। और कप्तानी 2 तरीके से मिलती है। एक, किसी प्रॉमिसिंग चेहरे को कप्तानी मिलती है जो 8-10 साल तक कप्तानी करे, और दूसरी तरफ अनिल कुंबले को, प्रॉमिसिंग चेहरे जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी मिली कि लंबी रेस का घोड़ा होगा, वो साबित भी हुए। और एक कप्तानी अनिल कुंबले की तरह से मिलती है कि अरे रिटायर हो रहे हैं, 6 महीने 7 महीने का करियर है, अब तक कप्तान नहीं बने हैं, इनको सम्मान देने का तरीका है कि कप्तान बना दिया जाए। तो नीतीश कुमार को अनिल कुंबले वाली कप्तानी चाहिए, ये बात अब करीब करीब तय हो रही है। अब वो कप्तानी इंडिया गठबंधन उन्हें सौंपेगा या नहीं सौंपेगा। और बिहार की कप्तानी जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, यदि दिल्ली में कप्तानी नहीं मिलेगी तो बिहार की कप्तानी और कितने दिन करेंगे, इसका एश्योरेंस भी नीतीश कुमार को चाहिए। और इस एश्योरेंस के आसपास ही बिहार की राजनीति में आमतौर पर जो बिना परिवर्तन हुए खेला होता है, परिवर्तन तो बिहार में होता नहीं है। सत्ता परिवर्तन तो बिहार ने 2005 में ही देखा था। ऋषि जी, हम सही है तो बताइए, 2005 में ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। लालू परिवार से 6-7 महीने के लिए बूटा सिंह का सत्ता परिवर्तन राष्ट्रपति शासन के रूप में, और फिर बूटा सिंह से जनता दल यूनाइटेड के रूप में सत्ता परिवर्तन, नीतीश कुमार या उनके प्रॉक्सी के रूप में सत्ता परिवर्तन। तो सत्ता परिवर्तन बिहार में होता नहीं है। और कितने दिनों तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? शायद गिरिराज सिंह की यात्रा सत्ता परिवर्तन की संभावना को तलाशने के लिए ही की जा रही है, लेकिन वो तलाश क्या गिरिराज सिंह पूरी करा पाएंगे? और इससे, इन सब से इतर बुद्धि की बलिहारी तो उन लोगों की दी जाएगी जिन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए गिरिराज सिंह को मोहरा बनाने की सोच रखी होगी कि गिरिराज सिंह सत्ता परिवर्तन की बुनियाद तैयार करेंगे। तो निश्चित तौर पर यदि जिसने भी ऐसी रणनीति बनाई होगी, तय मानिए बिहार की राजनीति की अभी ABCD भी उसे सीखने की जरूरत है। ऋषि जी, संक्षेप में बस मैं ये कह रहा हूं, आपके पास गिरिराज सिंह है तो आपके पास रामेश्वर चौरसिया है। इतने बुद्धिजीवी, इतने टैलेंटेड, इतने संगठन के जानकार, इतने पब्लिक के नब्ज को समझने वाला नेता आपके पास है, क्यों उनको आप घर बैठा रखे? समझ से परे है। इतने तेज तरार नेता, पढ़े लिखे। उस जमाने 85-80 में JNU कौन जाता था? बिहार से JNU बहुत कम लोग जाते रहे होंगे। जो वाजपेयी आडवाणी के साथ राजनीति का कखारा सीखा हो, जो अमित शाह के साथ काम किया हो, 14 में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी परफॉर्म कर पाई, यदि अमित शाह को आप श्रेय देते हैं तो पर्दे के पीछे किसी व्यक्ति को श्रेय देना होगा। पर्दे के पीछे जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन किया, वो रामेश्वर चौरसिया थे।
तो ऐसे देखिए, नेता हैं आप गलत बोल ऐसे रहे अति हैं। पिछड़ा समाज से आने वाले नेता हैं आपके पास। बड़ा ऋषि जी वोट आप बैंक गलत है। बोल रहे हैं। मैं बार बार 1 मिनट के खत्म कर रहा हूँ। बीजेपी हमेशा लालू यादव के कोर वोट बैंक पे ध्यान कंसंट्रेट करती है कि यादवों अरे को कैसे महाराज, तोड़े। आप एक गलत मिनट, मैं बोल रहे हैं। 2 सेकंड का खत्म करूंगा कि आप ये भूल क्यों कर रहे हैं। आप गैर यादव ओबीसी को अपने तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं। आप ईबीसी को क्यों नहीं अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ईबीसी का वोट बैंक को अपने तरफ क्यों नहीं लाना चाहते हैं। आपके पास रामेश्वर चौरसिया जैसे न्यूट्रल चेहरा है। मैं समझता हूँ रामेश्वर चौरसिया एक ऐसे व्यक्ति है जिसको लाने से किसी भी समाज को परेशानी नहीं हो सकती है, ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप घर बैठा रखे हैं और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 मैचों में फायदा हो जाए, 1 सेकंड, ऋषि जी लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। लॉन्ग पॉलिटिक्स करना है तो ऐसे चेहरों को आगे लाना होगा। जी ऋषि जी आप गलत बोल रहे हैं। हम तो कार्यक्रम खत्म कर रहे थे, लेकिन एक लाइन और कहेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क। अब उनकी पार्टी के लोग समझ लेते हैं, उनकी विचारधारा के लोग समझ लेते हैं, जेएनयू नहीं जनेऊ। उनको जेएनयू की क्या जरूरत है, उनको जनेऊ की जरूरत है। बिहार में कहें तो जनेऊ से आगे बढ़कर पगड़ी की जरूरत है। पगड़ी बांधे, पगड़ी खोले, गिरिराज सिंह की तरह बड़ा बड़ा जो है टीक रखते हैं माथा में। और लेकिन एक बात है ऋषि जी, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, भले मुझे कभी खिलाया नहीं है गिरिराज बाबू ने। मैंने सुना है कि सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले का जो मटन गिरिराज सिंह बना देते हैं, बड़े बड़े शेफ नहीं बना पाएंगे। तो अरे वो सब बनाते थे। चीजें हैं। अरे कोई पत्रकार बता रहा था, मैं तो आप 2 सेकंड आपका, मैं कोई पत्रकार बता रहा था, मैं गिरिराज सिंह से कभी मिला भी नहीं, छोटा मोटा पत्रकार हूँ। हमारा तो कोई वैल्यू भी, विधायक नहीं वैल्यू करता तो केंद्र में क्या वैल्यू करे। लेकिन कोई बड़े पत्रकार बताते थे कि गिरिराज सिंह जो है लालमुनि चौबे के घर पे, और लालमुनि चौबे भी मटन खाने के शौकीन थे। मटन खाना कोई खराब बात नहीं है। तो गिरिराज सिंह जो है, हाँ मैं खुद खाता हूँ, कल ही खाया, कल ही हमारे यहाँ बना था। तो लालमुनि चौबे के घर पे, और कोई एक गोड्डा के सांसद थे जनार्दन यादव, मैं सही हूं तो आप, गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, जनार्दन यादव के घर पे गिरिराज सिंह जो मटन बनाते थे, वैसा मटन आपने कभी नहीं खाया हो। कोई पत्रकार बता रहे थे कि लालमुनि चौबे कहते थे कि मटन खाना है तो गिरिराज बाबू के हाथ से खाइए, जो वो बना देंगे शायद ही कोई ताज होटल का कुक भी नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये है कि सीमांचल की यात्रा वो कर रहे हैं तो खसी बकरी कम हो जाएगा। उनकी यात्रा में जितने लोग जाएंगे उन्हीं की तरह के होंगे, उधर खसी बकरी कम हो जाएगा आबादी उनकी यात्रा से, मैं पहले ही बता दूं। देखिए, खान पान पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिसको जो मन है वो खाएगा। ये हिंदुस्तान है। अब कपड़ालॉजी या खानालॉजी से मत पहचानिए अच्छे कौन है खराब कौन है। गिरिराज दादा यदि मटन खाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। खान पान में तो मतलब महाराज हम पत्रकारों को नहीं खिलाते हैं ना, यही दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं। सीमांचल के लोगों से मेरा आग्रह है कि सीमांचल में गिरिराज सिंह की यात्रा शुरू हो रही है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और बताया जाता है, ऋषि मिश्रा जी भी पूरी बात बता रहे हैं कि वो मटन खाने के शौकीन है। और उधर जो भी लोग अपना बकरी खसी पाल के रखते हैं, सब सावधानी से रखें, क्योंकि उनकी यात्रा में स्वाभाविक है कि उनके स्वभाव से, उनके मिजाज से मेल खाने वाले लोग ज्यादा होंगे। और एक साथ 10, 20, 50 हजार लोग चलेंगे उनकी यात्रा में, तो खसी बकरी की जरूरत तो पड़ेगी। यात्रा करेंगे तो भूखे भजन नहीं करेंगे। और गिरिराज बाबू के बारे में तो कई लोग कहते हैं कि एक बार में 1.5 किलो अकेले है, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार 400 ग्राम तो हम भी खा लेते हैं, 400 ग्राम 300 ग्राम नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी गिरिराज सिंह की इस यात्रा से असहज है। और बिहार भाजपा का जो रुख आज दिखाई दिया है, जो नीतीश कुमार की पार्टी के स्टैंड के अनुकूल दिखाई दे रहा है, वो कहीं न कहीं गिरिराज सिंह के समर्थकों के आत्मविश्वास को तोड़ने वाला है। और शायद सांप्रदायिक तत्वों का आत्मविश्वास किसी भी पार्टी और राजनेता को, यदि अपनी ही पार्टी क्यों न हो, उसे तोड़ना जरूर चाहिए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।